थर्मल एक्सपांशन, जैसे कि नाम से ही ज़ाहिर है कि थर्म का मतलब होता है हीट और एक्सपांशन का मतलब होता है इंक्रीज़। तो ऐसी एक्सपांशन जो हीट की वजह से हो तो उसको हम थर्मल एक्सपांशन बोलते हैं। यानी एक्सपांशन ड्यू टू हीट इज़ कॉल्ड थर्मल एक्सपांशन। अब ये जो एक्सपांशन है ये एक डायमेंशन में भी हो सकती है, दो में भी और तीन में भी। जैसे कि आप यहाँ पर देखोगे कि जब हम किसी चीज़ को हीट करते हैं तो वो सिर्फ लेंथ में भी इंक्रीज़ कर सकता है, एरिया में भी इंक्रीज़ कर सकता है और वॉल्यूम में भी इंक्रीज़ कर सकता है। बेटा जो लिक्विड और गैसेस होते हैं उनको जब हम हीट करते हैं तो उनके तीनों डायमेंशन इंक्रीज़ होते हैं। यानी लिक्विड और गैसेस सिर्फ वॉल्यूम एक्सपांशन शो करते हैं, जबकि जो सॉलिड्स होते हैं वो सिर्फ लीनियर एक्सपांशन भी शो कर सकते हैं और एरियल एक्सपांशन भी शो कर सकते हैं और वॉल्यूम एक्सपांशन भी शो कर सकते हैं। तो सॉलिड के अंदर तीनों किस्म की एक्सपांशन जो हैं वो पॉसिबल हैं। तो अगर कोई बॉडी एक डायरेक्शन में एक्सपांड करती है तो उसको हम लीनियर और वन डायमेंशनल एक्सपांशन बोलेंगे। और अगर इसी तरीके से कोई बॉडी जो है वो लेंथ और विड्थ दो डायमेंशन में इंक्रीज़ होती है तो फिर हम उसको एरियल या सुपरफिशियल या फिर टू डायमेंशनल एक्सपांशन बोलेंगे। और इसी तरीके से अगर कोई बॉडी वॉल्यूम में एक्सपांड करती है यानी लेंथ विड्थ और हाइट तीनों डायमेंशन इंक्रीज़ होते हैं तो फिर हम इसको वॉल्यूमेट्रिक या क्यूबिकल या फिर थ्री डायमेंशनल एक्सपांशन बोलेंगे। ठीक हो गया। अब सबसे पहले हम लीनियर और वन डायमेंशनल एक्सपांशन को देखते हैं। ठीक है, तो लीनियर एक्सपांशन में जो इंक्रीज इन लेंथ यानी लेंथ में जो एक्सटेंशन या एक्सपांशन आती है वो ओरिजिनल लेंथ के साथ प्रोपोर्शनल होती है। ओरिजिनल लेंथ किसी रॉड की जितनी बड़ी होगी एक्सपांशन भी उतनी ज़्यादा आएगी। बेटा इसका रीज़न ये है कि अगर लेंथ जितनी ज़्यादा होगी तो उसके अंदर एटम्स भी ज़्यादा होंगे। हीट करने से वो जो एटम एक दूसरे से दूर दूर जाएंगे तो उनके दरमियान में जो नंबर ऑफ़ स्पेसीज़ हैं वो भी ज़्यादा होंगी, जिसकी वजह से एक्सपांशन ज़्यादा हो जाएगी। जिस तरीके से अगर कुछ लड़के कतार में खड़े होते हैं तो हम उनको बोलते हैं थोड़ा स्पेस करो, तो स्पेस करने से रो जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। अब अगर लड़के ज़्यादा हैं तो फिर जो नंबर ऑफ़ स्पेसीज़ हैं वो भी ज़्यादा बनेगी और रो जो है वो कुछ ज़्यादा लंबी हो जाएगी। सो चेंज इन लेंथ इज़ प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल लेंथ। और इसी तरीके से चेंज इन लेंथ इज़ प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। आप जितना ज़्यादा टेम्परेचर चेंज करोगे उतनी ज़्यादा स्पेस खुलेगी और एक्सपांशन ज़्यादा आएगी। ज़्यादा टेम्परेचर पर जो एटम्स होते हैं वो लार्जर एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट करते हैं और स्पेस जो है वो इंक्रीज़ होती है। अगर हम इन दोनों प्रोपोर्शनलिटीज़ को मिला दें तो फिर चेंज इन लेंथ इज़ प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल लेंथ एंड चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, इस प्रोपोर्शनलिटी को अगर हम ख़त्म करें तो बराबर लगेगा और कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आ जाएगा। इस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हम अल्फ़ा के ज़रिए ज़ाहिर करते हैं और इस अल्फ़ा को हम कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन बोलेंगे। क्या है बेटा? कांस्टेंट है लीनियर एक्सपांशन का। ठीक है, बाकी सेम ओरिजिनल लेंथ और ये चेंज इन टेम्परेचर। तो यहाँ से आप देखो कि ये जो चेंज इन लेंथ है या लीनियर एक्सपांशन है, एक तो ये ओरिजिनल लेंथ पर डिपेंड करती है, दूसरा ये चेंज इन टेम्परेचर पर डिपेंड करती है और तीसरा ये अल्फ़ा पर डिपेंड करती है। और बेटा ये जो अल्फ़ा है ना ये नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करता है, यानी आयरन है, कॉपर है या कोई और मेटल है। इसलिए हम ये भी बोल सकते हैं कि थर्मल एक्सपांशन जो है वो नेचर ऑफ मटेरियल पर भी डिपेंड करती है। ठीक हो गया। अब फर्दर देखो
कि हमसे ये भी पूछ सकता है कि फ्रिक्शनल चेंज इन लेंथ कितनी है। अब फ्रिक्शनल चेंज इन लेंथ क्या होती है कि अगर हम इस लेंथ को नीचे ले आएँ, ठीक है, ये जो ओरिजिनल लेंथ है इसको इस तरफ ले आएँ तो ये बन जाएगा चेंज इन लेंथ अपान ओरिजिनल लेंथ। सो ये जो फ्रिक्शनल चेंज इन लेंथ होती है इसको हम चेंज इन लेंथ अपान ओरिजिनल लेंथ के ज़रिए रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर आपसे कोई फ्रिक्शनल चेंज इन लेंथ पूछता है तो फिर आप इसको रीअरेंज करके अल्फ़ा डेल्टा टी मालूम करोगे। ठीक है बेटा, ये जो डेल्टा टी है ये चेंज इन टेम्परेचर है। ठीक है, यानी टेम्परेचर चेंज कितना हुआ है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप यहाँ से अल्फ़ा को मालूम करो तो अल्फ़ा जो है ये बराबर हो जाएगा चेंज इन लेंथ अपान ये ओरिजिनल लेंथ और अपान चेंज इन टेम्परेचर। सो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन इज़ द रेशो ऑफ चेंज इन लेंथ टू ओरिजिनल लेंथ इनटू चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, अगर आप इसका यूनिट देखोगे तो लेंथ में कट जाएगी। ठीक है, मीटर में कट जाएगा, बाकी बचेगा चेंज इन टेम्परेचर। तो नीचे आएगा केल्विन और ऊपर जाकर वो इन्वर्स हो जाएगा। तो अल्फ़ा का जो यूनिट है वो केल्विन इन्वर्स है या सेंटीग्रेड इन्वर्स है या फ़ारेनहाइट इन्वर्स है। ठीक है, सो यूनिट ऑफ अल्फ़ा इज़ केल्विन इन्वर्स। केल्विन इन्वर्स ये ऐसा यूनिट है, वैसे हम सेंटीग्रेड इन्वर्स या फ़ारेनहाइट इन्वर्स भी लिख सकते हैं। ठीक हो गया। मिसाल के तौर पर जो आयरन है, ठीक है, उसकी जो अल्फ़ा है ये 1.1 इंटू 10⁻⁻5 पर सेंटीग्रेड इन्वर्स। ठीक है, यानी आयरन को अगर आप 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज़ करोगे तो उसके लिए पर डिग्री के लिए उसकी अल्फ़ा इतनी है। समझ में आया। अब यहाँ पर एक बात देखो कि अगर हम अल्फ़ा की ये वाली वैल्यू यूज़ करते हैं, ठीक है, इसका मतलब है कि आपने अल्फ़ा की जो वैल्यू है वो सेंटीग्रेड इन्वर्स में यूज़ की है, तो फिर यहाँ पर ये जो टेम्परेचर चेंज है ये भी सेंटीग्रेड की डिग्रीज़ में होना चाहिए। यानी अगर आपसे कोई पूछता है या बोलता है डेटा में कि 15 डिग्री सेंटीग्रेड से 20 डिग्री सेंटीग्रेड चेंज हुई है, तो आप क्या बोलोगे कि सेंटीग्रेड में जो डिग्रियां हैं वो कितनी चेंज हो गई बेटा, 5। तो चेंज इन टेम्परेचर आपने सेंटीग्रेड में लिया है तो अल्फ़ा की ये वाली वैल्यू यूज़ कर सकते हो। सही है। अगर आप केल्विन में यूज़ करते हो तो आपको पता है कि यहाँ पर टेम्परेचर नहीं चेंज इन टेम्परेचर है, तो 1 डिग्री सेल्सियस की 1 केल्विन वाली डिग्री के बराबर होता है, डिवीजन के बराबर होता है। इसी वजह से हम अल्फ़ा की वैल्यू केल्विन में भी सेम ही लेंगे। तो भली चेंज आप केल्विन में लो या चेंज आप सेंटीग्रेड वाले स्केल में लो, अल्फ़ा की वैल्यू सेंटीग्रेड में भी यही रहेगी और केल्विन में भी यही रहेगी। उसका बेटा रीज़न ये है कि सेल्सियस और केल्विन की जो डिवीजन है वो आपस में बराबर होती है। पर अगर आप ये चेंज इन टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में लेते हो, यानी अगर कोई बोलता है कि 5 डिग्रियाँ फ़ारेनहाइट टेम्परेचर चेंज हुआ है, तो फिर आपको यहाँ पर अल्फ़ा भी फ़ारेनहाइट में लेनी पड़ेगी। तो फिर क्योंकि फ़ारेनहाइट की जो डिग्री है वो सेल्सियस की डिग्री से छोटी होती है, ठीक है, फ़ारेनहाइट की 9 डिग्रियाँ सेल्सियस की 5 डिग्रियों के बराबर होती हैं। इसलिए अगर हम इस वैल्यू के साथ 5/9 मल्टीप्लाई करें, क्या बोल रहा हूँ, 5/9 मल्टीप्लाई करोगे इस सेम वैल्यू के साथ, तो फिर अल्फ़ा की वैल्यू फ़ारेनहाइट इन्वर्स में मिल जाएगी। यानी इसी फार्मूला में अगर आपको चेंज फ़ारेनहाइट में देता है तो अल्फ़ा की वैल्यू भी फ़ारेनहाइट वाली यूज़ करनी है, और ये जो सेल्सियस या केल्विन वाली वैल्यू है अल्फ़ा की, इसके साथ जब आप 5/9 मल्टीप्लाई करोगे तो फिर फ़ारेनहाइट वाली वैल्यू मिल जाएगी। समझ में आया। और इसी तरीके से अगर अल्फ़ा जो है ये फ़ारेनहाइट में मिला है तो अब इसके साथ आपने क्या करना है, 9/5 मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि बेटा सेल्सियस की डिग्री बड़ी है तो सेल्सियस का अल्फ़ा भी बड़ा होगा। तो 5/9 में न्यूमरेटर छोटा है इसलिए अल्फ़ा कम हो जाएगा, पर अगर आप 9/5 मल्टीप्लाई करोगे तो अल्फ़ा ज़्यादा हो जाएगा। तो याद कर लो कि सेल्सियस और केल्विन की डिग्रियां बड़ी हैं,
सेल्सियस और केल्विन की वैल्यू को जब आप फ़ारेनहाइट की वैल्यू में कन्वर्ट करोगे तो 5/9 यानी छोटा फ्रैक्शन मल्टीप्लाई करोगे, और जब फ़ारेनहाइट की वैल्यू को सेल्सियस या केल्विन में चेंज करोगे तो फिर आप 9/5 मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि ये फ्रैक्शन बड़ा है तो फिर पर डिग्री सेल्सियस या केल्विन अल्फ़ा की वैल्यू इंक्रीज़ हो जाएगी। यानी ये जो वैल्यू है, लेट सपोज करो ये अल्फ़ा की किस में है बेटा, फ़ारेनहाइट में है ना। इसी को अगर कोई बोले कि केल्विन या सेल्सियस में करो तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 9/5 मल्टीप्लाई करेंगे। तो 9/5 5/9 में फिर कैंसिल हो जाएगा और अल्फ़ा की वैल्यू वंस अगेन 1.1 इंटू 10⁻⁻5 हो जाएगी, जो एग्जैक्टली वही है जो ओरिजिनल वैल्यू आप यहाँ पर देख रहे हो। ठीक हो गया। तो यहाँ से आपने क्या सीखा कि चेंज इन टेम्परेचर जिस यूनिट में आप लोगे ना, सेल्सियस में या केल्विन में, अल्फ़ा भी फिर सेल्सियस या केल्विन में लेनी पड़ेगी, और अगर आप चेंज इन टेम्परेचर फ़ारेनहाइट की डिग्रीज़ में लेते हो तो अल्फ़ा भी फिर आपको फ़ारेनहाइट वाला लेना पड़ेगा। सही हो गया। अब यहाँ से अगर हम इस फार्मूले को यहाँ पर लिख लें कि चेंज इन लेंथ इज इक्वल टू अल्फ़ा L1 डेल्टा टी, ठीक है। और फिर यहाँ पर ये जो चेंज इन लेंथ है ये बेटा बराबर होता है फाइनल लेंथ माइनस ओरिजिनल लेंथ। एक राड सपोज करो 50 सेंटीमीटर लंबी थी, उसको गर्म करने से वो 52 सेंटीमीटर लंबी हो गई। पहले 50 थी, बाद में 52 हो गई। तो आप क्या करोगे, फाइनल लेंथ 52 माइनस 50, तो डिफरेंस कितना है, 2 सेंटीमीटर। तो एक्सटेंशन कितनी होगी, फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। 50 में से 52 होगी तो ज़ाहिर सी बात है 2 सेंटीमीटर इंक्रीज़ हुआ है। तो फाइनल लेंथ में से शुरू वाली लेंथ को माइनस करोगे तो आपको चेंज इन लेंथ जो है वो मिल जाता है। तो अगर हम इस चेंज इन लेंथ के बदले L2 माइनस L1 पुट कर दें तो ये क्या हो जाएगा बेटा, L2 माइनस L1 इज इक्वल टू अल्फ़ा L1 डेल्टा टी, ठीक है। अब यहाँ से ये जो L1 है इस तरफ माइनस है, अगर बेटा इस तरफ आ जाए तो ये प्लस हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, L1 L2 और ये उधर चला गया L1 और प्लस ये सेम अल्फ़ा L1 डेल्टा टी। इसमें से अगर हम L1 कॉमन ले लें तो L1 हम यहाँ पर लिखेंगे और इधर क्या बचेगा बेटा 1, और इस तरफ से L1 तो कॉमन में आ गया तो यहाँ पर बचेगा अल्फ़ा डेल्टा टी। ठीक हो गया। तो न्यू लेंथ अगर आपने मालूम करनी है तो ये वाला फार्मूला यूज़ करना है, ठीक है। चेंज इन लेंथ मालूम करनी है तो ये वाला फार्मूला, या डायरेक्टली अगर फाइनल और इनिशियल मिली है तो ये वाला फार्मूला। अगर आपने कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन मालूम करना है तो ये वाला फार्मूला, ठीक है। और उसके अंदर आपने यूनिट्स का ख्याल करना है। यहाँ से ये भी देख लो कि कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन ये यूनिट ऑफ टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। टेम्परेचर के यूनिट पर डिपेंड करता है ना, क्योंकि सेल्सियस और केल्विन में एक वैल्यू है और फ़ारेनहाइट के यूनिट में इसकी दूसरी वैल्यू है। और ये नेचर पर भी डिपेंड करता है, आयरन स्टील कापर वगैरह के लिए अलग अलग होता है, और किसी चीज़ पर ये डिपेंड नहीं करता, यानी लेंथ वगैरह पर डिपेंड नहीं करता। इसी तरीके से इसमें जो लेंथ के यूनिट्स हैं इस पर भी डिपेंड नहीं करता, क्योंकि बेटा लेंथ का यूनिट अगर ऊपर मीटर होगा नीचे भी मीटर होगा तो मीटर में भी कट जाना है, अगर सेंटीमीटर्स में होगा फिर भी कट जाना है। तो अल्फ़ा की वैल्यू नेचर ऑफ मटीरियल और यूनिट ऑफ टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। एक और बात मैं आपको बताऊं कि लेट सपोज करो अगर आप चेंज इन लेंथ मालूम कर रहे हो तो अल्फ़ा का यूनिट क्या है, लेट सपोज करो केल्विन इनवर्स, और चेंज इन टेम्परेचर जो है वो केल्विन में होगा। तो इन दोनों के यूनिट तो आपस में कैंसिल हो जाने हैं। तो जो वैल्यू आप, जो यूनिट आप लेंथ का लोगे ना, ओरिजिनल लेंथ का, चेंज इन लेंथ भी उसी यूनिट में आपको मिलेगी। यानी अगर आपने ओरिजिनल लेंथ सेंटीमीटर में ली तो चेंज इन लेंथ सेंटीमीटर में मिलेगी, अगर मीटर में मिली तो फिर ये भी मीटर में ही मिलेगी। तो इसलिए अगर आपको ओरिजिनल लेंथ सेंटीमीटर, मिलीमीटर, माइक्रोमीटर किसी में भी मिली है तो उसको मीटर में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। समझ में आ गया। और यहाँ पर इस फार्मूले में भी एक गलती करते हैं कि यहाँ पर बेटा क्या है 1, ठीक है। और यहाँ पर ये जो अल्फ़ा की वैल्यू है ये कुछ इस किस्म की होती है 1.1 इंटू 10⁻⁻5।
तो जब हम इधर वैल्यूज़ पुट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 1 + 1.1 × 10⁻⁻5। तो इसको जल्दी से हम ऐड कर देते हैं 1 + 1.1 क्या हो गया 2.1। तो इस तरीके से आपने जल्दी से ऐड नहीं करना क्योंकि इसके साथ 10⁻⁵ है। ठीक है, तो पहले तो दोनों टर्म्स के पावर सेम करने पड़ेंगे और फिर आप इनको ऐड करोगे। सही हो गया। तो ये छोटी छोटी गलतियां हैं जो अक्सर स्टूडेंट्स प्रॉब्लम्स में करते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि आपको ये बताता जाऊं। अच्छा, अब इसी तरीके से नेक्स्ट है एरियल या सुपरफिशियल या 2 डायमेंशनल एक्सपांशन। अगर हम किसी बॉडी को गर्म करें और गर्मी की वजह से वो 2 डायमेंशन में इंक्रीज़ हो, यानी लेंथ में भी और विड्थ में भी, तो इस किस्म की एक्सपांशन को हम एरियल या सुपरफिशियल या 2 डायमेंशनल एक्सपांशन बोलेंगे। और इसके अंदर आपको चेंज इन लेंथ, जैसे लीनियर एक्सपांशन में क्या होती थी, चेंज इन लेंथ इज़ प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल लेंथ टू चेंज इन टेम्परेचर, बिल्कुल सेम एनालॉजी के साथ यहाँ पर चेंज इन एरिया होगा और चेंज इन एरिया इज़ प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल एरिया टू चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, बिल्कुल आप इस सेम एनालॉजी के साथ आगे चलो, यानी ओरिजिनल एरिया जितना ज़्यादा होगा एरिया में चेंज उतनी ज़्यादा आएगी और टेम्परेचर को आप जितना ज़्यादा इंक्रीज़ करोगे एरिया उतना ज़्यादा इंक्रीज़ होगा। इसी तरीके से हमने यहाँ पर लीनियर एक्सपांशन में पढ़ा था कि चेंज इन लेंथ इज इक्वल टू अल्फ़ा L1 डेल्टा टी। तो इस एनालॉजी के साथ चेंज इन एरिया हो जाएगा 2 अल्फ़ा A1 डेल्टा टी। अब 2 अल्फ़ा क्यों? क्योंकि एरिया के 2 डायमेंशन होते हैं। तो अगर यहाँ पर अल्फ़ा है तो यहाँ पर 2 अल्फ़ा है, ये L1 है तो ये A1 है, क्योंकि ये एरिया में एक्सपांशन है और ये लेंथ में एक्सपांशन थी। ये चेंज इन टेम्परेचर दोनों तरफ से हैं। अब ये जो 2 अल्फ़ा है इसको हम मिलाकर बीटा भी बोल देते हैं, यानी कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपांशन को हम बीटा बोलते हैं। तो इसलिए हम चेंज इन एरिया इज इक्वल टू बीटा A1 डेल्टा टी आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। ठीक है, इसके बाद हम लीनियर एक्सपांशन में फाइनल लेंथ को कैसे मालूम करते थे, L1 + अल्फ़ा L1 डेल्टा टी। तो सेम एनालॉजी के साथ जो न्यू एरिया होगा A2 वो बराबर हो जाएगा A1 + बीटा A1 डेल्टा टी। या फिर जैसे हम वहाँ पर कॉमन लेकर यहाँ पर 1 और यहाँ पर क्या लिख देते थे अल्फ़ा डेल्टा टी, क्योंकि L1 कॉमन में आ जाता था। तो यहाँ पर भी आप A1 को कॉमन लेकर यहाँ पर 1 + बीटा डेल्टा टी लिखोगे। याद कर लो, यहाँ पर मैं बीटा लिख रहा हूँ, कभी कभी गामा या कोई और साइन भी ले लेते हैं, पर आपने अपने दिमाग में रखना है कि ये एरियल एक्सपांशन है। अल्फ़ा बीटा गामा कुछ भी बोले, पर वो आपने करना क्या है कि इसके बदले आपने 2 अल्फ़ा लिख देना है, यानी लीनियर कोफिशिएंट की जितनी भी वैल्यू होगी उसको डबल करके आपने यहाँ पर रखना है फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक हो गया। फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ जो है वो अल्फ़ा डेल्टा टी के बराबर होती थी, तो यहाँ पर फ्रैक्शनल चेंज इन एरिया जो है वो बीटा A1 डेल्टा टी के बराबर होगा। सही हो गया। और इसी तरीके से अगर हमें कोई क्यूबिकल एक्सपांशन या वॉल्यूमेट्रिक या 3 डायमेंशनल एक्सपांशन बोलेगा, तो हमें पता है कि जब हम किसी बॉडी को गर्म करें और हीट देने की वजह से वो 3 डायमेंशन में एक्सपांड करे तो फिर हम उसको क्यूबिकल एक्सपांशन बोलते हैं। और सेम इसी तरीके से अगर हम उसको भी कंपेयर करते जाएं तो चेंज इन वॉल्यूम इज़ प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल वॉल्यूम टू चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, एरिया है तो ओरिजिनल एरिया, लेंथ है तो ओरिजिनल लेंथ और वॉल्यूम है तो ओरिजिनल वॉल्यूम। समझ में आ गया। प्रोपोर्शनलिटी को अगर हम इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर अब क्या होगा 3 अल्फ़ा, ये 2 अल्फ़ा ये अल्फ़ा, क्योंकि वॉल्यूम के 3 डायमेंशन होते हैं। अब इस 3 अल्फ़ा को मिलाकर हम गामा भी बोल देते हैं, तो चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू गामा V1 डेल्टा टी। ठीक है, गामा बोले बीटा बोले, पर आपने समझना है कि अगर वॉल्यूम है तो 3 अल्फ़ा है, अगर एरिया है तो 2 अल्फ़ा है। समझ में आया।
अच्छा, फाइनल वॉल्यूम जो है वो इस एनालॉगी के साथ क्या हो जाएगा, ओरिजिनल वॉल्यूम टू गामा V1 डेल्टा टी। ओरिजिनल वॉल्यूम को कॉमन ले लोगे तो V2 इज इक्वल टू V1, यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस गामा डेल्टा टी। और अगर आप फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम के बात करोगे तो बेटा ये हो जाएगा 3 अल्फ़ा डेल्टा टी या गामा डेल्टा टी। ठीक है, तो अगर आपको लीनियर एक्सपांशन के फार्मूलाज याद हैं तो आप एनालॉगी लेकर एरियल एक्सपांशन के और क्यूबिकल एक्सपांशन के फार्मूलाज को भी याद कर सकते हो। समझ में आ गया। इसी तरीके से अगर हम कोफिशिएंट ऑफ एक्सपांशन को कंपेयर करें तो बेटा कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन अल्फ़ा होता है एंड इट इज़ द रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ टू ओरिजिनल लेंथ टू चेंज इन टेम्परेचर। कभी कभी बोलते हैं कि भाई कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन या थर्मल एक्सपांशन को डिफाइन करो, तो आप क्या बोलोगे, चेंज इन लेंथ टू ओरिजिनल लेंथ इनटू चेंज इन टेम्परेचर। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो कि फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर, क्योंकि चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ को हम फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ बोलते हैं। तो फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर इज आल्सो कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन। तो अगर आप कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपांशन बोलोगे तो आप क्या बोलोगे, फ्रैक्शनल चेंज इन एरिया पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन, फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। बेटा एक बात याद कर लो कि यहाँ पर लेंथ लेंथ में कट जाएगी, इसी तरीके से एरिया एरिया में कटेगा और वॉल्यूम का यूनिट वॉल्यूम में भी कट जाएगा। इसी वजह से इन तीनों के जो यूनिट हैं वो केल्विन इन्वर्स या सेल्सियस इन्वर्स या फ़ारेनहाइट इन्वर्स होंगे। तीनों के केल्विन इन्वर्स, सेल्सियस इन्वर्स और फ़ारेनहाइट इन्वर्स। एसआई में केल्विन इन्वर्स बोलेंगे, बाकी सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों बोल सकते हो। और ये भी आपको पता है कि केल्विन और सेल्सियस में वैल्यू सेम होगी, और अगर आपने फ़ारेनहाइट में वैल्यू लेनी है तो क्या करोगे, 5/9 मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि फ़ारेनहाइट की डिग्री छोटी है। और अगर फ़ारेनहाइट में वैल्यू मिली है, सेल्सियस और केल्विन में करना है तो सेल्सियस और केल्विन की डिग्री फ़ारेनहाइट से बड़ी है, तो क्या करोगे, 9/5 मल्टीप्लाई करोगे। सही हो गया। उसके बाद आपको पता है बीटा 2 अल्फ़ा के बराबर होता है, तो अल्फ़ा बीटा का हाफ होगा। गामा 3 अल्फ़ा के बराबर होता है तो अल्फ़ा गामा का 1/3 होगा। देख लो बेटा, बीटा 2 अल्फ़ा के बराबर होता है ना, तो अल्फ़ा बीटा का आधा होगा। गामा 3 अल्फ़ा के बराबर होता है तो अल्फ़ा गामा का 1/3 होगा। अब अगर हम इन दोनों को बराबर करें, कंपेयर करें, तो क्या हो जाएगा, अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा बाई 2 इज इक्वल टू गामा बाई 3। तो फिर यहाँ से अगर आपको कोई पूछता है कि बीटा और गामा के दरमियान में क्या रिलेशनशिप है, तो आप बता सकते हो सर बीटा बाई 2 इज इक्वल टू गामा बाई 3। सो बीटा इज इक्वल टू, ये 2 उधर चला जाएगा, 2/3 गामा, यहाँ गामा इज इक्वल टू 3/2 बीटा। सो बिल्कुल ये सिंपल चीज़ें हैं। ठीक हो गया। फाइनली हम कुछ एप्लीकेशंस देखेंगे कि प्रॉब्लम्स कुछ इस तरीके से भी आते हैं कि लेट सपोज करो हमारे पास एक रेक्टेंगल है, ठीक है, इसकी 2 साइड, वैसे तो 4 साइडें होती हैं, 1 2 3 4, पर आमने सामने वाली साइडें बराबर होती हैं, ये और ये और ये बराबर होती हैं। ठीक है, इस तो हमारे पास लेट सपोज करो 2 रेक्टेंगल हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, और इनके डायमेंशन भी हमें मालूम है कि इसकी ये वाली जो साइड है ये 2 सेंटीमीटर है, कॉमन सेंस है, ये वाली भी 2 सेंटीमीटर होगी, इसलिए मैं यहाँ पर वैल्यू नहीं लिखता। ये वाली साइड 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 होगी। और इसी तरीके से ये जो दूसरा है, इसकी ये वाली जो एज है, ये वाली साइड 4 सेंटीमीटर है, और ये वाली जो साइड है ये 3 सेंटीमीटर है। आपसे कोई सवाल करता है कि अगर हम इन दोनों को सेम टेम्परेचर की चेंज देते हैं और इन दोनों का जो मटेरियल है वो भी सेम है, यानी ये सेम मटेरियल के बने हैं और इनको हमने सेम डिग्रीज़ के थ्रू हीटअप किया है, तो बताओ इन चारों साइडों में से ये 2 और ये 2 कौन सी साइड
या कौन सा डायमेंशन सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ होगा। ठीक है, तो बेटा इसके लिए आपको पता है कि अगर नेचर और टेम्परेचर की चेंज सेम हो तो चेंज इन लेंथ किसके बराबर होती है, अल्फ़ा L1 डेल्टा टी। अब अल्फ़ा और डेल्टा टी सबका सेम है, तो जिस साइड की ओरिजिनल लेंथ ज़्यादा होगी वो ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा। तो देखो ओरिजिनल लेंथ सबसे ज़्यादा इस साइड की है, तो इन चारों साइडों में से इस रेक्टेंगल की ये वाली जो साइड है या ये वाली जो साइड है ये सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ होगी, उसके बाद ये वाली, उसके बाद ये वाली और सबसे कम ये वाली। लेकिन अगर कोई बोले कि इन दोनों रेक्टेंगल में से एरिया किसका ज़्यादा इंक्रीज़ होगा, तो बेटा एरिया होता है लेंथ इंटू विड्थ। तो ये क्या है, 5 2 ज़ा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये 4 3 ज़ा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया के हिसाब से ये जो रेक्टेंगल है इसका एरिया ज़्यादा इंक्रीज़ होगा, इसका कम होगा। और अगर एक डायमेंशन की बात करें तो इस रेक्टेंगल की ये वाली जो साइड है ये सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ होगी। इसी तरीके से अगर क्यूब है तो क्यूब के बेटा 3 साइडें होती हैं, तो फिर वहाँ पर अगर हीट करता है तो आपसे पूछता है कि कौन सी साइड ज़्यादा इंक्रीज़ होगी, तो आपने देखना है कि लेंथ विड्थ और हाइट में जो सबसे ज़्यादा होगी वो ज़्यादा इंक्रीज़ होगी। और अगर बेटा आपको एरिया पूछता है तो लेंथ और विड्थ दोनों को मिलाकर सोचना है, और अगर वॉल्यूम पूछता है तो लेंथ विड्थ और हाइट तीनों को मल्टीप्लाई करके फिर सोचना है। ठीक है, इसी तरीके से आपको एक क्वेश्चन आता है कि हमारे पास ये एक रिंग है, ठीक है, ये ब्लू कलर की आपके पास एक रिंग है और उसके अंदर ये वाइट कलर का क्या है, होल है, सुराख है। ठीक है, अब अगर हम इस रिंग को गर्म करते हैं, ठीक है, हीट अप करते हैं, तो क्या ये जो रिंग है ये इस होल को आहिस्ता आहिस्ता बंद कर देगी, यानी होल छोटा होगा या होल बड़ा होगा। तो बेटा याद कर लो, जब हम किसी बॉडी को, किसी मेटल को हीट करते हैं तो उसके अंदर जो एटम्स होते हैं वो सारे एक्सपांड करते हैं, मेटल भी एक्सपांड करता है और उसके अंदर जो होल होता है वो भी एक्सपांड करता है। तो ओवरऑल जो शेप आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा, यानी मटेरियल भी एक्सपांड करेगा, रिंग भी बड़ी हो जाएगी और उसके अंदर जो होल है वो भी बड़ा हो जाएगा।